नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 सबसे बेस्ट क्वेश्चन। पांचवा पार्ट है दोस्तों। आप लोगों को पता है 30 महत्वपूर्ण बेस्ट क्वेश्चन आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं और ये पांचवा पार्ट है दोस्तों, क्योंकि हमारा टारगेट है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के यानी सीडीपी में दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 ऑफ 30 लाना। एंड साथ में आपको फ्री नोट्स एवं पीडीएफ फाइल भी दोस्तों आपको मिलती है। तो आइए हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन सबसे बेस्ट कलेक्ट किए गए हैं, सबसे बेस्ट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। पांचवा पार्ट है दोस्तों, प्रत्येक पार्ट पर 30 प्रश्न लेकर आते हैं। अगर आई होप आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं और इसके पिछले पार्ट आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे एक लिंक में हम आपको लिंक आएगा आई बटन पे, आप लोग उस पिछली क्लासेज या पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न यह पूछा जा रहा है दोस्तों। सभी मित्र, मेरे प्यारे सभी शिक्षक बंधु, एक बार वीडियो को सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या है दोस्तों। जो लैंगिक भेदभाव होता है लड़की और लड़का में, महिला और पुरुष में, इस भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। कौन सा उपाय शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक होगा, इम्पोर्टेंट है। छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, तो असमान तो हो नहीं सकता। छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, ये हाँ जहाँ तक हो सकता है। छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, अब ये दोनों में कन्फ्यूजन है। बी और सी ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। क्या सही होगा, क्या सही होगा? बिल्कुल सही। आइए देखते हैं, क्योंकि बात करते हैं हमारी इष्टा राष्ट्रहित की शिक्षा में बात करते हैं। दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन पूरा क्लियर करके जाएंगे। सही होगा दोस्तों, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। अगर आप समान होंगे, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होगा, जब लैंगिक भेदभाव नहीं होगा, तो ये आपका अगर समान प्रावधान होंगे तो ये भेदभाव जो है दूर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय यही है कि छात्र छात्राओं के लिए जो समान प्रावधान उपलब्ध कराएं। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इम्पैक्टफुल क्वेश्चन रहेंगे। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप कैसा होगा। यानी आपके कक्षा का कोई ऐसा छात्र जिसकी सृजनशील छात्र हो, कैसा छात्र हो, एक सृजनशील छात्र है अगर आपके एक कक्षा का, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप कैसा होगा। औसत से कम होगा, औसतन होगा, औसत से अधिक होगा, या कह ही नहीं सकते हैं। तो राइट ऑप्शन चूज करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, औसत से अधिक होगा। अगर कोई छात्र दोस्तों सृजनशील छात्र है तो सृजनशील छात्र उसी को बोलेंगे जो औसत से अधिक होगा। जिसका बुद्धि लब्धि है औसत से अधिक होगा, वही सृजनशील छात्र कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए, किन बच्चों के लिए दोस्तों? मेरे प्यारे शिक्षकों, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। तो कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप हो जाएगा मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक, आप लोग समझ गए होंगे, कार्यात्मक क्रिया। तो मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़ देंगे, फिर उससे दोबारा जोड़ेंगे, तो आपकी ये कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किसने जो है बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। वे कौन है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लेव वाइगोस्की ने। जी हाँ, बी ऑप्शन सही होगा। लेव वाइगोस्की ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे।
अगर आप अपनी कक्षा के बालकों को, बच्चों को समाजीकरण की प्रक्रिया में तेज करना चाहते हैं तो आपका कदम क्या होगा? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, या बालकों को समाज के प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, या ये सभी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? आप अपनी कक्षा में बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप ये सभी ABC तीनों कदम उठाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा की एक छात्रा है जिसकी लंबाई पिछले की वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ जाती है। पिछले लंबाई क्या दिया गया है? पिछले वर्ष यानी एक वर्ष की तुलना की गई है किसी बच्ची की, छात्रा की। यहाँ पे नाम दे दिया गया है रजनी। तो छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, यह आप कह सकते हैं रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, या रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। भैया यहाँ पे उसकी क्या बढ़ रही है? इंच यानी उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो क्या होगा? रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, यानी बी ऑप्शन सही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन सही होगा। तो पेडागॉजी में ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, जो क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उसी का आंसर देना है, उसी कंसेप्ट को लेकर आंसर देंगे। ऑप्शन देखेंगे, बस 20 से 25 सेकंड में आंसर आपकी आंखों के सामने नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, भाई बहन, मेरे सभी गृहिणी, एक बार सभी लोग दिल से कमेंट करके एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद सभी मित्रों को। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं, जय हिंद वंदे मातरम की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा है दोस्तों। शिक्षा ही राष्ट्र हित में, क्योंकि हमारा जो चैनल है राष्ट्र हित में शिक्षा है, शिक्षा में राष्ट्र हित है, सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, यानी कोई बच्चा है उसकी विकास की प्रक्रिया जो है कब आरंभ हो जाती है? 2 वर्ष आयु के बाद, 5 वर्ष आयु के बाद, 7 वर्ष आयु के बाद, या माँ के गर्भ से ही? तो बच्चे की विकास की प्रक्रिया जो है दोस्तों माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस प्रकार के प्रश्नों पे। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर, यहाँ पर जायसवाल सर आपको बेस्ट स्टडी प्लान और बेस्ट स्टडी MCQs और मटेरियल फ्री नोट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज ही ज्वाइन करें, टेलीग्राम सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, क्वेश्चन है कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी कहलाती है? बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया, चाहे TT की एग्जाम की बात करें, चाहे शिक्षक भर्ती की, विकास की सबसे जो जटिल अवस्था कहलाती है वह आपकी किशोरावस्था ही कहलाती है। इसमें मन बहुत इधर उधर भागता है, मचलता है, कंट्रोल में नहीं होता है। यही वह अवस्था दोस्तों किशोरावस्था, जिसमें विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, और प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? यानी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए हमें, किसी विद्यार्थी को अगर असामाजिक व्यवहार को उसको सुधार करना हो तो कौन सा कार्य नहीं करेंगे? यानी कैसा आ गया? अमूनम यह क्वेश्चन आता है कि कौन सा कार्य करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपका नहीं करेंगे, यानी नेगेटिव प्रश्न है। तो दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहे, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। क्या चीज़ आप लोगों को नहीं करना चाहिए? तो पहला ये ऑप्शन है कि उसे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे। ऐसा दोस्तों नहीं करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र वही कहता है जो बेस्ट ऑप्शन हो वही आपका सही होता है। प्रश्न है दोस्तों, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है? भैया कुछ गुण होगा तभी तो बच्चा गुण होगा, उसके पास IQ लेवल होगा, सोचने की क्षमता होगी, तभी तो वह बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है। तो उनमें जो क्या गुण विकसित हो जाता है? वैज्ञानिक अन्वेषक का गुण विकसित हो जाता है, प्रतिशोध का, क्रोध का, या समस्या का? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, वैज्ञानिक अन्वेषक का।
जब बच्चा कोई अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें वैज्ञानिक अन्वेषक का गुण जो है विकसित हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है, यानी कि है आपका नेगेटिव प्रश्न है। तो कौन सा नहीं है, आइए जान लेते हैं दोस्तों। सीधे डायरेक्टली हम आंसर पे आते हैं, कौन सा नहीं है। देखिए पहले जान लेते हैं कौन कौन से है। तो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ जो संबंध है, सामाजिक अनुमोदन अथवा आपका सराहना की आवश्यकता और संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, ये दोनों आपके मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध हैं। और आपका जो तीसरा ऑप्शन जो दिया है दोस्तों कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये आपका क्या है, नहीं होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, तो ये कोई मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो सी ऑप्शन दिया गया कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना कोई मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है, तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। और बात आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर कि अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। आइए जान लेते कौन सा कारक नहीं है। अनुशासनहीनता, जी हाँ, डी ऑप्शन जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। लेकिन जो अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक हैं वह है विषय ज्ञान, मनोविज्ञान और आपका व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, ये तीनों है, लेकिन अनुशासनहीनता आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यानी जब अधिगम करने वाले में जो अधिगम करने वाले होते हैं उनमें जब स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होने लगता है, तनाव उत्पन्न होता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, तो यह स्थिति कहलाती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगी। और अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक बार और रीड करता हूं कि किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए, किसके बीच, अभिप्रेरण एवं अधिगम, ये लाइन नोट करिएगा, अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का उत्तरदायी है। तो किसने कहा, तो आपके स्किनर ने कहा था। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। ये कथन किसका है आपको बताना है। ये कथन किसने कहा था, तो डंडेकर ने कहा था। डंडेकर का कथन है कि सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, और प्रश्न सभी लाजवाब हैं आपके और सभी उम्दा रहेंगे प्रश्न और सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों। आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित होता है बच्चा, तो आप क्या करेंगे, उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा न करे, या कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो आपकी कक्षा में एक छात्र बहुत ही गुस्सा क्रोधित बच्चा है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए। अगर एक आदर्श शिक्षक है, आप भावी अध्यापक हैं मेरे सभी मित्र, तो एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए दोस्तों, तो वह गुण है आपका कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी न करना। जी हाँ, एक आदर्श शिक्षक वही कहलाएगा जिसमें वह गुण निहित हो कि वह कक्षा में जाति सूचक
शब्द पर टिप्पणी ना करें। जी हाँ बिल्कुल क्योंकि सभी बच्चे आपके समान हैं। समान पूर्वक आपको सभी बच्चों के साथ एक व्यवहार समान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? प्रारंभिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्यों है दोस्तों? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। जी हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन, सही जवाब है कि पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। यानी ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यह कह रहा आपसे, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, कि आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। किसका अवलोकन करते हैं? आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र से पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? यानी कुछ बच्चे होते हैं जिनमें परिपक्व हो जाते हैं, उनको जो जानना है, जो पढ़ना है, उनका आईक्यू लेवल हाई होता है, जितनी एज है उसके अनुसार वो बढ़िया बेहतरीन प्रिपरेशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी समझने की सोचने की क्षमता है। लेकिन कुछ छात्र होते हैं जबकि परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं होती है। तो आप इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण एक ही होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। जी हाँ दोस्तों, सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी आईक्यू लेवल होता है, तो व्यक्तिगत यहाँ पर विभिन्नता होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? देखिए, तो इसके पहले हम जानेंगे चिंतन की विशेषता क्या क्या होती है। पहले हम विशेषता जानेंगे, क्या क्या विशेषता होती है चिंतन। तो चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। जी हाँ। चिंतन तर्क प्रधान होता है। जी हाँ। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। ये सी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। जब कोई समस्या ही ना होगा तो चिंतन क्यों होगा भाई? आप चिंतन क्यों करेंगे? आप ये सोचिए, चिंतन मनन कहाँ होता है? जब कोई समस्या होती है। जी हाँ, तो सी ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे कैंडिडेट, सभी मेरे शिक्षक बंधु, सभी प्यारे न्यारे हैं, और एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं भैया ये 30 प्रश्न कैसे लगे। जरूर फीडबैक करें, हो सके तो वीडियो पॉज कर अपने से आंसर देने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें, और अपने से जितना ज़्यादा इम्प्रेस करेंगे, अपने आप को बूस्ट करेंगे, उतना ही आप टॉप लेवल पर पहुँचेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैंने दोस्तों सीखा है, मैंने किसी से मांगा नहीं है। जो भी मैंने सीखा है अपने आप से सीखा है, वही दोस्तों आप लोगों से भी मैं शेयर करता हूँ। जो भी करें अपने आप से करें। ईश्वर करता हूँ, ईश्वर आपके साथ बहुत आपका साथ देगा। जी हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, ऊपर बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। जी हाँ, जो आप सोचेंगे वही मिलेगा, लेकिन दिल से जो भी करें दिल से करें। तो दिल से वीडियो को लाइक भी करें। जी हाँ, प्रश्न पर आते हैं कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? जी हाँ, पियाजे जी ने बोला था, या पियाजे जी के अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि जब किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? किस आयु तक होता है? तो है आपके 7 वर्ष। जब बच्चा 7 वर्ष तक का होता है उसमें तार्किकता का अभाव होता है, यानी तर्क करने की क्षमता 7 वर्ष तक के बच्चे में नहीं होती है। इसके बाद उसको तर्क करने की क्षमता आ जाती है, अभाव रहता है, अज्ञान रहता है बच्चा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? निम्न में से क्या बताइए, कौन नहीं है भैया? कौन नहीं है? देखिए, रोना है, हाव भाव है, बदलना है, लेकिन आकलन यहाँ पे नहीं होगा। किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप आकलन नहीं होगा, लेकिन प्रारंभिक रूप मतलब बच्चा रोता है, प्रारंभ में रोता है, बिल्कुल, हाव भाव भी देता है, बिल्कुल सही बात है, हंसता है, खिलखिलाता है, हाथ पैर हिलाता है, और क्या है, बलबलाना। जी हाँ बिल्कुल, गुनगुनाता भी है, बोलता रहता अपने आप में। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे प्रारंभिक रूप में करते हैं, लेकिन आकलन नहीं कर पाते। जी हाँ, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि चयन प्रकार के सभी प्रश्न
क्या है दोस्तों, चयन प्रकार। जिन प्रश्नों को चयन किया जा सके, इन प्रकार के प्रश्नों को चयन प्रकार के सभी प्रश्न जो है प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, निबंधात्मक। तो चयन आप लोग समझ गए होंगे, चयन यानी चूज करना। चूज कहाँ करते हैं भैया, जब आपके सामने ऑप्शन होंगे कि हिंदी इंग्लिश चूज कीजिए, हिंदी इंग्लिश संस्कृत चूजिए। जब आपके पास लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन होंगे तभी तो आप चूज करेंगे। मेल फीमेल चूज करिए तो आपको क्या हो जाएगा, चयन प्रकार के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो। जी हाँ, यदि कोई छात्र दोस्तों अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र मंदबुद्धि का है, बुद्धिमान है, अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान है या मूर्ख है। ना मूर्ख हो सकता है, ना मंद बुद्धि हो सकता है। अब आता है बी और सी ऑप्शन पे। यदि कोई छात्र अपने वातावरण में ही सामंजस्य करना सीख लेता है, अपने आसपास के वातावरण को सामंजस्य कर लेता है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र जो है बुद्धिमान है। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। बेस्ट पेडागोजी का, बेस्ट शिक्षण शास्त्र का, बेस्ट बाल विकास शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है दोस्तों। इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है कि जो आपके प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग है किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग आपके प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। जी हाँ, किस शिक्षा के अंतर्गत, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग जो है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। किस शिक्षा पद्धति के, तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंदर यानी कि आंतरिक किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि सृजनशील बालक का गुण नहीं है। दोस्तों जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें कुछ गुण पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन एक ऐसा दिया गया है जो गुण नहीं है, वह ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, सृजनशील जो बालक होते हैं उनमें विचारों में स्वतंत्रता होती है, किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से ना लेना। जी हाँ, ये भी होता है, किसी भी घटना को गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना, दमन यानी सभी लोग जानते हैं, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना यह सृजनशील बालकों का गुण नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो सृजनशील बालक का गुण होता है नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि होती है। जी हाँ, जो नवीन हो यानी नया हो और जो कठिन हो उसमें अभिरुचि करते हैं बच्चे। जी हाँ, जिज्ञासा होती है उनमें। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। देखिए, अमूमन जो क्वेश्चन आते थे पहले ये आते थे कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है कौन सा है, लेकिन अब आपके नेगेटिव प्रश्न ज़्यादा आते हैं जो कठिन होते जा रहे हैं क्योंकि आपका कंपटीशन हाई लेवल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, इसके पहले जान लेते हैं कौन। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है। निर्माण सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है। लेकिन आपका अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत यह दोस्तों आपके बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और ऐसे प्रश्न, एक प्रश्न जरूर आता है इस कंसेप्ट से दोस्तों कि जो बालक जो है किससे ग्रस्त है कि वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है। यानी पढ़ने में ग्रसित, यानी पढ़ने में अगर बच्चा अक्षमता प्रदर्शित करता है तो वह किससे ग्रस्त होगा पढ़ने में। तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, पढ़ने में डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है पढ़ने में? डिसलेक्सिया, लेक्सिया, ये समझ लीजिएगा। डिसलेक्सिया यानी लेक्स है तो पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है, तो जो वह बालक आपका डिसलेक्सिया से ग्रस्त होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है, इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर कि पियाजे जी के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता। बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी मेरे प्यारे शिक्षकों, सभी अध्यापक एक बार सभी लोग दिल से कमेंट करके बताएंगे। दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते एक बार जरूर अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, 5 दोस्तों में शेयर करेंगे। जी हाँ, 5 दोस्तों में शेयर करेंगे और 5 नंबर पक्का करेंगे। कैसे? हमने इस वीडियो में आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? तो वह होगा संवेदी प्रेरक अवस्था। जी हाँ,
पियाजे जी के अनुसार उन्होंने बोला कि संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक जो है अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। तो पियाजे जी ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? आपकी 4 अवस्थाएं बताई थी। पहले ही आपकी कौन होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। तो बच्चा सभी लोग जानते हैं 7 से 11 वर्ष में जब बच्चा होता है। तो ये रहे दोस्तों आपके 29 क्वेश्चन हो चुके हैं और एक क्वेश्चन हमें अभी और करवाएंगे, क्योंकि हम डेली आपके वीडियो में 30 क्वेश्चन लाते हैं। जी हाँ, 30 क्वेश्चन का आपका वीडियो रहता है और प्रश्न है कि कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। जी हाँ, बहुत अच्छा बेस्ट पेडागोजी का क्वेश्चन है, बेस्ट सीडीपी का क्वेश्चन है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बेस्ट आप 30 क्वेश्चन है यहाँ पर। अब 30 में से कितने आपके सही हो रहे हैं स्कोर कार्ड में जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित होता है? दृश्य से अदृश्य की ओर, आसान से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के ज्ञात से अज्ञात की ओर आधारित होना चाहिए। यानी बच्चे से कक्षा में ऐसे प्रश्न आप पूछे जो पहले बनता हो, फिर धीरे धीरे ज्ञात से अज्ञात की ओर चले। जब बच्चे को जो बनता होगा वो पूछेंगे तो बच्चे में क्या होती है? इंप्रेशन पड़ता है, यानी उसे मोटिवेट होता है कि हाँ मुझसे बन गया है। तब उससे फिर जो अनजान हो बच्चा वो प्रश्न करें, फिर उसके बाद में उसका आंसर भी बताएं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के लिए किस सूत्र पर आधारित होना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो दोस्तों ये रहे आपके बेस्ट 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, उम्दा होंगे, लाजवाब क्लास रही होगी। तो ये ऐसे ही क्लास देखने के लिए और इससे बेस्ट क्लास देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी मित्रों का। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप खुश रहें, आपका परिवार खुश हो। बस स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन बिताएं और अपनी एक सरकारी सीट पक्की करें और डेली क्लास लेते रहें, प्रैक्टिस सेट करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।